हेलो स्टूडेंट्स, स्टोन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोग जो है रिफ्रैक्शन स्टार्ट किए थे और रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हमने स्टडी किया था और उसका वेक्टोरियल फॉर्म पे हमने एक क्वेश्चन किया था। वेक्टोरियल फॉर्म जो है स्नेल्स लॉ का, दैट इज μ1 इंटू आई क्रॉस n is equal to μ2 r cross n, where I, r, n are unit vector along incident ray, normal ray and refracted ray। तो इसमें हमने ये सब बातें करी थी। नाउ हमने जो है पिछली क्लास में ये भी बोला था कि एपरेंट डेप्थ जो होता है, apparent depth upon real depth, ये जो होता है दैट इज n2/n1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन हमने लिया है ना। इस क्वेश्चन को सिंपली ऐसे देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसको मैं जो डायग्राम है, डायग्राम को ज़रा मैं स्पेसिफिकली जो है ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि है ना, ऐसे। ये जो है एयर है, मीडियम कैसा है, एयर है, और ये जो है ग्लास है, दैट इज ग्लास, विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो है दैट इज 3/2 एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जो लेते हैं कितना लेते हैं, n/1। ये रे जो है यहाँ पर अगर यह सरफेस नहीं, बाउंड्री नहीं होता, दिस इज इंटरफेस और बाउंड्री सेपरेटिंग 2 मीडिया एयर एंड ग्लास, अगर यह नहीं होता मीडिया तो ये रे आकर के यहाँ पे मिलती है ना। तो ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नोन एज ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट रियल, है ना। ये नहीं होता तब मिलती। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है और इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से जो दिया हुआ है सरफेस से दैट इज 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड आउट वेयर विल इमेज, फाइंड आउट द इमेज। ये यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि दिस रेज विल मीट आफ्टर, फाइंड वेयर दिस रेज विल मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। क्या हमको बताना है कि फाइंड वेयर दिस रेज विल मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, where these rays will meet after refraction. Okay, then tell me what will be the answer। चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे जो है रियल डेप्थ की अगर बात करें, रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ इसको डिनोट करते हैं किससे, डी से। और रियल डेप्थ का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है सरफेस से दूरी मेजर करते हैं दैट इज 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट अपरेंट डेप्थ डी डैश, है ना। तो वी नो that d dash by d
इक्वल्स टू n2/n1, है ना। तो d डैश हम जो लिख, दिस इम्प्लाइज दैट d डैश जो होगा दैट हैव टू फाइंड आउट, एंड d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है n2 क्या लेंगे, बात है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ n2 एंड n1। तो हमने कल बोला था कि n2 जो है, n2 को हमने डिफाइन किया था कि n2 is the refractive index of medium in which rays are moving, है ना। तो इसमें रेज जो है किस में मूव कर रही है, एयर से ग्लास में। तो देयरफॉर n2 विल बी कितना हम ले लेंगे, 3/2, है ना। अब n1 जो होगा वो क्या होगा, n1 को हमने डिस्क्राइब किया था कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच नहीं, इसको मैंने बोला था फ्रॉम विच रेज आर कमिंग, रेज आ रही हैं। तो ये कहाँ से आ रही हैं, एयर से, यानी कि ये जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1। तो यहाँ पर हम n2 जो लिखेंगे वह कितना हो जाएगा, 3/2/1, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 3/2। देयरफॉर d डैश शुड बी इक्वल टू 3/2 multiplied by 20, and this value will be come out 30 सेंटीमीटर। क्या होगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो इमेज फाइनली मिलेंगी वह इमेज कहाँ पे मिल रही हैं, अगर ध्यान से देखें तो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या रे इस पाथ पे आएंगी, नहीं, वह कुछ रिफ्रैक्ट हो गई हैं। ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, और इसलिए रेयरर से डेंसर में आएंगी तो रे विल मूव टूवर्ड्स रे, यहाँ ऐसे आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा दैट विल बी इमेज 30 सेंटीमीटर। ओके, तो द आंसर इज 30 सेंटीमीटर। तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ रे मूव करती है तो जो इमेज बनता है दैट इज अवे फ्रॉम द सरफेस, है ना। तो ये नोट करके, हिंट के रूप में नोट करके लिख ले, ऑप्शन सेलेक्ट करने में ये कि व्हेन रेज आर मूविंग फ्रॉम denser to rarer to denser medium, then image formed away from surface। इसका मतलब ये है कि apparent डेप्थ जो होगा that is greater than real डेप्थ, इसका मतलब ये हुआ। उसी तरह से अगर बोले कि when rays are moving from denser to rarer medium, then image shift closer to the surface, and this implies that apparent depth is less than रियल डेप्थ। तो अगर हमको ये चीज़ दिमाग में हो तो हम तुरंत जो है ऑप्शन को निगेट कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो ऑप्शन होगा देखो, ये d बराबर 10 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, है ना, ये वाला तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि रेयरर से डेंसर मूव कर रही है, तो कभी भी d डैश जो होगा दैट विल बी नॉट लेस देन d। चलिए इस क्वेश्चन को करें सब लोग। हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ 21 सेंटीमीटर इन हाइट so that it appears half filled of total height of the container when viewed from the top of the container। क्या होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका, कैसे करेंगे इसको? चलिए मैं अब डिस्कस करता हूं इसको। यहां पे बोल रहा है कि ये कंटेनर है एक, ये कंटेनर है, इस कंटेनर की हाइट जो है 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वाटर हम कितना फिलअप करें, वाटर कितना फिलअप करें, है ना, कि हमको जो है ये कितना दिखाई दे। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? बोल रहा है कि व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ कंटेनर, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और वो इसको देख रहा है। तो एक चीज़ समझे यहाँ पे कि ये जो है क्या होता है, हम जब भी कंटेनर में वाटर को फिलअप करते हैं तो बॉटम ऑफ द कंटेनर लुक्स एबव द रियल हाइट, रियल डेप्थ होता है ना, कि ये थोड़ा सा हमको ऊपर दिखाई देता है ना, मतलब इसकी हाइट जो होती है शिफ्ट हो जाती है। तो उस शिफ्ट होने की वजह से जितना हम पानी वाटर फिलअप करते हैं उतना पानी की हाइट जो है हमको दिखाई नहीं देती। तो हमको जो है जो दिया हुआ है कि कितना, सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल्ड, इसका मतलब कि जो सरफेस ऑफ वाटर है, ये सरफेस ऑफ वाटर है ना, और इससे इसके ऊपर क्या है, एयर, और ये बॉटम जो है इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी जो है ये सरफेस ऑफ वाटर जो है, ये एक्चुअली इसकी दूरी जो है ये कितना दे रहा है कि ये जो है 10.5 है। ये कितना है? बोल रहा है कि ये 10.5 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से बॉटम से रे जो है मूव करेगी और कहाँ पे जा रही है, इसके आँख में। तो 10.5 सेंटीमीटर इसको नीचे दिखाई दे रहा है, क्या चीज़, बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो दिस इज द रियल, इट इज रियल डेप्थ और apparent डेप्थ, दिस इज apparent डेप्थ एंड दिस इज इक्वल टू d डैश इक्वल टू 10.5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रियल हाइट, कितना हाइट हमने वाटर का फिलअप किया है। हमको एक्चुअली ये निकालना है कि वाटर सरफेस से एक्चुअली बॉटम का जो है रियल डेप्थ कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं कि d डैश बाई डी इज इक्वल टू n2 बाई n1, ये तो हम जानते हैं। d डैश इट इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर, d हैज टू बी फाइंड आउट, n2 और n1 को हमको निकालना है। तो देखो ऑब्जर्वर तो यहाँ पे है ना, ये बॉटम को कब देख पाएगा, जब यहाँ से रे निकलेगी और इसकी आँख में ऐसे जाएगी, है ना। तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है। तो n2 जो होगा, n2 की वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, 1 होगी, और n1 की वैल्यू जो होगी अब इसमें कितनी हो जाएगी, वाटर का दिया हुआ है 4/3, तो हम इसको लिख लेंगे 4/4/3 एंड दिस विल कम आउट 3/4 एंड दिस इम्प्लाइज दैट d डैश इज इक्वल टू, नहीं d डैश नहीं, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10.5/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5
कितना हो गया 3.5, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 14 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली हमने वाटर जो भरा वह कितना था 14 सेंटीमीटर हाइट तक, बट हमको दिखा कितना 10.5 सेंटीमीटर तक, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ड्यू टू फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम जानते हैं कि डेंसर से रेयरर में जब मूव करेगी तो इमेज, हमने अभी लिखवाया था, इमेज जो होगा वह क्या होगा, क्लोजर टू द सरफेस आएगा, क्लोजर टू द सरफेस, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी डी डैश रियल डेप्थ जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन अपरेंट डेप्थ। तो ये हमेशा जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला तो ऐसे ही नहीं होगा, जो भी आंसर होगा 12 और 14 में होगा उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज कम आउट टू बी 14 सेंटीमीटर। नाउ मूव ऑन द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन रिफ्रैक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हमको जानना है ना। कैसे हम लोग जो, अच्छा क्या चीज़ हमको, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में हमको रिलेशन चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से तो कितनी वेलोसिटी से जो है इमेज रन करेगा, तो इसको अगर रिलेशन निकालना है तो हमको उनके बीच के पोजीशन का रिलेशन जो है मालूम होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है ना, और ठीक इसके नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये n1 है और ये n2 है, विच इज़ ग्रेटर देन n1। यहाँ से रे जो है, यहाँ से रे ऐसे जाएगी, है ना, और ऐसे जा कर के ये नॉर्मल है, इसका ओरिजिनल पाथ ये है, बट डेंसर मीडियम है तो कुछ ऐसे चली जाएगी। तो इमेज जो फॉर्म होगा वह कहीं यहाँ पे होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। हम जानते हैं ऑब्जेक्ट की दूरी को जो है दिखाते हैं d से, है ना, और इमेज की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, दिस डिस्टेंस इज रिटन एज d डैश। तो रिलेशन जो होता है d डैश इज इक्वल टू n2 बाई n1 इंटू d। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज and this d is distance of object। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मुझे पता करना है कि इनके बीच में वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, टाइम के साथ इनको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू n2 बाई n1 इज अ कांस्टेंट इंटू d बाई डी टी इंटू डी। दिस d इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये टर्म जो हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये टर्म जो होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, और किसके रेस्पेक्ट में हम लिखते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन यहाँ पर क्या है, कहाँ से हम डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं, सरफेस से। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू n2 बाई n1 इंटू दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। एंड दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज velocity of image minus velocity of surface equals to n2 by n1 into velocity of object minus velocity of surface. If velocity of surface is equal to 0, अगर यह रुका हुआ है, तो अब velocity of image with respect to ground
कैन बी रिटन एज n2 बाई n1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, ये जो है सरफेस के रेस्पेक्ट में लिखा गया है ना। तो सरफेस मूव करे या सरफेस स्टेशनरी हो, उस केस में हम दोनों ही केस में वेलोसिटीज ऑफ इमेज को लिख सकते हैं। देन फाइंड कैलकुलेट दिस रिलेशन, कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। करें इसको। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये जो है नीचे जो है वाटर है, ये क्या है, वाटर है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं फिश है। है ना, यहाँ पे फिश है और यहाँ पे जो है बर्ड है। ये बर्ड जो है बोल रहा है कि सरफेस से यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे है, एंड इट इज मूविंग वर्टिकली डाउन विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। एट दिस इंस्टेंट his apparent velocity as seen by stationary phase, ये जो है रेस्ट में है, तो ये जो है इसकी स्पीड कितनी होगी इसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट। देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग, हमारे पास जो रिलेशन है, देखो सरफेस स्टेशनरी है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज n2 बाई n1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको निकालना है, ये दिस इज द अपरेंट वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर ही बात है कि किसके द्वारा देखा जा रहा है, फिश के द्वारा। फिश कब देख पाएगा बर्ड को, जब यहाँ से रेज होगी, निकलेगी और फिश के आइज में जाएगी, यानी कि n2 जो होगा, n2 जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 4/3। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू n2 बाई n1। n2 कितना हो गया है, 4/3 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हम लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो इसको हम लिख लेंगे -6। क्या लिख लिए, -6। तो -6 लिख लेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई -6 और ये हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, -8 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ये हुआ कि जो फिश है उसको जो है बर्ड नीचे आते हुए दिखाई देगी और वो जो है उसकी स्पीड जो होगी 8 मीटर पर सेकेंड होगी। कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर जो होगा ये होगा, है ना। स्लैब की बात की जा रही है, थोड़ी बात स्लैब की कर लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ें। A slab of high quality flat glass with parallel faces is placed in path of a parallel light beam before it is focused to a spot by lens. The glass is rotated slightly back and forth from the dotted center about an axis coming out of the page as shown in the diagram. According to ray optics, the effect on the focused spot is the first option, there is no movement of the spot. The spot moves towards then away from the lens. The spot moves up and down parallel to the lens. The spot moves along a line making an angle A
थीटा मेकिंग एंगल ए नाइदर 0 नॉर 90 डिग्री विथ एक्सिस ऑफ लेंस। तो चलिए बताइए इसको क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ये स्लैब जो है ये एक्सिस है और इस स्लैब को इसके अबाउट क्या किया जा रहा है, बैक एंड फोर्थ, मतलब इसको रोटेट ऐसे किया जा रहा है। ये पैरेलल रेज जो हैं जो जा रही हैं वो क्या हो रही हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू फोकस्ड हो रही हैं एट दिस पॉइंट, है ना। एट दिस पॉइंट ये क्या हो रही हैं, फोकस्ड हो रही हैं। तो बताना है क्या हो रहा है, ऑप्शन देखें और बताएं। सी होगा। लेट्स सी क्या हम करेंगे। यहाँ पर पहले थोड़ी बात स्लैब की कर लेते हैं। स्लैब क्या होता है, स्लैब की अगर बात करें ये क्या हो गया, स्लैब हो गया। स्लैब जो है एक सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं स्लैब, बट इट इज अ सिस्टम। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो लाइट रे जो है, यहाँ पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ना। अच्छा ये एयर है, ये ग्लास है, पूरा सॉलिड ग्लास है ये, है ना। तो यहाँ पर जो होगा नॉर्मल जो होगा इस लाइन के लॉन्ग होगा, पाथ तो ये होगा। डेंसर मीडियम है तो थोड़ा ऐसे जो होगी बेंड कर जाएगी, है ना। ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। ये एंगल जो है ये आई है, क्या है, ये आई है। तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो रिफ्रेक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ बना रही है, दैट इज आर। तो ये जरा एंगल बताओ कितना होगा। ये एंगल भी जो होगा दैट इज ऑल्सो आर होगा ना। और यहाँ पर जो एंगल होगा देन ये जो होगा ओरिजिनल पाथ होगा, बट डेंसर से अब रेयरर में जाएगी, इसलिए रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, वह कितना होगा, थीटा मान लेते हैं। तो एक बार यहाँ से हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यहाँ पर 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। कितना बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार, एक बार इस सरफेस पर, एक बार इस सरफेस पर, है ना। तो स्लैब सिस्टम जो है, पहली बात ये कि इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन, है ना। और जिनके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है, सरफेसेस शुड बी परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जिन 2 सरफेस के बीच रिफ्रैक्शन होगा, वो दोनों सरफेस आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम ले लेते हैं और ये सेकेंड रिफ्रैक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है एंड एंगल इज r साइन r। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्शन जब लिखेंगे तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पर इधर जो मीडियम है कितना है, n है, और एंगल कितना बना रहा है, साइन r। ये देख रहे हैं ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, और उसके बीच में ये r है, तो ये भी एंगल कितना होगा, r होगा। तो यहाँ पर कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1,
इंटू साइन थीटा। इसका मतलब ये है, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें तो n साइन r जो है साइन i के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 1 साइन थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू साइन i, एंड दिस इंप्लाइज दैट थीटा शुड बी इक्वल टू i। यानी कि जो ये इमर्जेंट रे होगी, ये इमर्जेंट रे दैट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। तो जब भी स्लैब में हम बात करते हैं, स्लैब में इमर्जेंट रे जो होती है, ये इमर्जेंट रे, दिस इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे इफ द मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द स्लैब इज सेम। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने वाली जो भी लाइन होंगी, मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, एंड दे विल बी पैरेलल इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन बोथ साइड ऑफ द स्लैब इज सेम। और वो हमने प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पर आई एंगल है, यहाँ पर थीटा है, बट थीटा बराबर कितना आ गया, आई, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आई। अब जरा आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो है देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो है हम चाहे स्लैब को कैसे भी ले लें, स्लैब को हम ऐसे लें, ऐसे ले, यहाँ से जो दो रे आएंगी, यह दोनों रे पैरेलल ही, इमर्जेंट रे पैरेलल ही होंगी, तो जिस डायरेक्शन में आएंगी उसी डायरेक्शन में यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। अगर मान लो कि इस स्लैब को हम थोड़ा रोटेट कर दिए, थोड़ा रोटेट कर दिए, और पैरेलल रेज वैसे ही आ रही हैं, वैसे ही आ रही हैं, तो जो इमर्जेंट रे होंगी, दोनों तरफ का मीडियम सेम है, तो इमर्जेंट रे तो जो होंगी वह पैरेलल ही होंगी ना, इसके पैरेलल होंगी, ये भी रे इसके पैरेलल होगी, है कि नहीं, तो ये सीधे निकल जाएंगी। मान लो कि स्लैब ऐसे टिल्टेड हो और रे ऐसे आ रही हैं, ऐसे इंसिडेंट हो रही हैं, तो भी इस जो इससे जो रे इमर्ज होगी दैट विल बी पैरेलल टू दिस रे, और इससे जो रे इमर्ज होगी दैट विल बी पैरेलल टू दिस रे। तो वहीं देखो यहाँ पर पैरेलल बीम जो है इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो दोनों बीम निकलेंगी बाहर, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो हम चाहे इसको कैसे भी ओरिएंटेशन रखें, दिस बोथ रे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो इमर्जेंट रे होंगी, ये वाली रे और ये वाली रे, चाहे इसका कैसे भी पोजीशन हो, दे विल ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, एंड इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर देन हम जानते हैं कि लेंस से पास कराएं तो पैरेलल रेज जो हैं वो फोकस पर मीट करती हैं। इसलिए इस स्लैब के बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से जो यहाँ पर स्पॉट बनेगा, उस स्पॉट का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए करें इस क्वेश्चन को। अ कंपोजिट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट मीडिया placed in front of a concave mirror of radius of curvature 150 centimeter. The whole arrangement is placed in water and object O is placed at a distance 20 centimeter from the slab. यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, जो कि इस स्लैब से कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर पर। The individual thickness of the slab, the thickness of individual slab are given. The thickness of this slab is 45 centimeter and refractive index is 1.5. Thickness of this slab is 24 centimeter and refractive index is 1. The thickness of this slab is 54 centimeter and thickness is refractive index is 1.5, and the distance between this last slab and concave mirror is 10 centimeter, है ना, 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि कितना होगा,
देखो इनके दोनों तरफ जो है मीडिया कैसा है, इधर भी 4/3 है, उधर भी 4/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको एक कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में रखना है। क्या चीज़ कि अगर मान लो कि ये स्लैब है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बनाते हैं हम लोग स्लैब का, जिसका थिकनेस T है। कितना है? थिकनेस T। एक है यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, और इधर जो है ऑब्जर्वर है, इधर जो ऑब्जर्वर है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लाइन ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना। तो यहाँ से जो होगी रे जो होगी, जो यहाँ से जाएगी, है ना, वह डेंसर, यहाँ पर लाइन जो है पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें तो ये जो होगा ओरिजिनल पाथ, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो ये रे जो होगी कुछ ऐसे चली जाएगी, और फिर देखें तो ये रे जो होगी यहाँ पर अगर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें तो ये ऐसे जाकर के ऑब्जर्वर की आंख में जाएगी। तो ये जो रे है जो ऑब्जर्वर की आंख में जा रही है, जिसकी वजह से यह ऑब्जेक्ट को देखेगा, उसकी वजह से कहीं फाइनल इमेज यहाँ पर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन ऑब्जर्वर को वह ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? शिफ्ट। शिफ्ट इन द ऑब्जेक्ट किसमें है? शिफ्ट इन द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। तो यह शिफ्ट जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय एस, एंड एस इज रिटन एज टी। टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, मतलब म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, म्यू ऑफ स्लैब। दिस इज द रिक्वायर्ड शिफ्ट। तो इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल शिफ्ट स्लैब से जो शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट में, दैट इज गिवन बाय टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। अब एक बात जो है जरा हमको गौर करना चाहिए कि यह शिफ्ट जो है या तो पॉजिटिव आ सकता है या निगेटिव आ सकता है। शिफ्ट जो है या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। तो अगर इफ, नोट कर लें कि इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट will shift in the direction of इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। एंड इफ इट इज नेगेटिव देन shift in object will be opposite to that of direction of incident ray, है ना। ऐसा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, जरा कैलकुलेट करें सब लोग। क्या हम करेंगे? ये जो है जब एक के बाद एक देयर इज मोर देन 1 स्लैब, और इनको आपस में जो है बिल्कुल बिना किसी गैप के जो है रखा गया है, तो हम इसको बोलते हैं कंपोजिट स्लैब सिस्टम। क्या सिस्टम बोलते हैं? कंपोजिट स्लैब सिस्टम। The composite slab system of 3 slab, है ना, are placed in surrounding medium mu equals to 4/3, and the individual refractive index has been given and the individual thickness is also given. Then we have to find out individual shift produced by each slab. तो
इस स्लैब के द्वारा कितना शिफ्ट होगा इसके द्वारा, तो यहां पर लिख लेते हैं शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट स्लैब है ना। तो कितना है, अगर ध्यान से देखें तो S1 बराबर क्या लिखेंगे, T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। जरा थिकनेस देखते हैं फर्स्ट का कितना दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस म्यू सराउंडिंग जो है दैट इज 4/3 अपॉन 1.5 का मतलब 3/2, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा तो दिस इज 8/9, कितना हो जाएगा 8/9। और यहाँ पर जो है ये कितना आ जाएगा 1/9, दिस विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 एंड विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या पहली बात कि ऑब्जेक्ट में जो शिफ्ट आएगा वह इस स्लैब की वजह से 5 सेंटीमीटर आएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि यह शिफ्ट जो आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, तो क्या यह पॉजिटिव आया है, यस पॉजिटिव आया है, यानी कि इस शिफ्ट की वजह से जो शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट में वह इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से रे तो ऐसे ही निकलेगी ना, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो होगा राइट साइड में होगा, यानी कि इस स्लैब की वजह से अगर उधर ऑब्जर्वर है तो वह ऑब्जेक्ट को कहीं इधर देखेगा और यह जो दूरी होगी दैट विल बी 5 सेंटीमीटर ड्यू टू दिस स्लैब। अब जो है इस स्लैब की वजह से ये तो 1 है, ये क्या है 1 है, तो अब इसकी वजह से निकाल लेते हैं। इसकी वजह से निकालेंगे तो हम लिख लेते हैं शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय S2 जो होगा, थिकनेस कितना है, इस स्लैब की थिकनेस 24 है, कितनी है 24 इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग इज 4/3, कितना 4/3। अच्छा बात ये होती है कि इसके लिए, इस स्लैब के लिए जो मिडिल में रखा हुआ है, इसके लिए सराउंडिंग मीडियम कौन सा होगा, 1.5 होगा कि 4/3 होगा, कौन सा होगा। तो एक बात जो है ध्यान रखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब हम ये शिफ्ट लिखते हैं, ये वाला शिफ्ट लिखते हैं, तो याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब should be same। मतलब यह जो शिफ्ट आता है, ये फॉर्मूला जो है हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इधर और इधर, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों का मीडियम जो हो वह सेम हो, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें जो है ध्यान ये रखना है कि जब हम सराउंडिंग मीडियम की बात करते हैं, सराउंडिंग मीडियम की, तो सराउंडिंग मीडियम जो होता है, सराउंडिंग मीडियम क्या होता है, सराउंडिंग मीडियम इज एक्चुअली मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। जिस मीडियम में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट होंगे वही मीडियम हमारा जो होगा सराउंडिंग होगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है इन दोनों के अलावा बाकी जो है मीडियम कैसा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए सराउंडिंग मीडियम 1.5 होगा कि 4/3 होगा, 4/3, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसको ऑब्जर्वर देखेगा, ऑब्जर्वर के यहाँ के जगह पे कौन है, मिरर।
तो मिरर की जगह को अगर ऑब्जर्वर सोचे तो मिरर भी जो है वह कहाँ पे है, 4/3 मीडियम में है। देखो कितना है, 4/3। तो इन दोनों का मीडियम सेम है, तो सराउंडिंग मीडियम 4/3 है और ये 1.5 नहीं होगा। तो इसके लिए S2 निकालें, तो S2 जब हम निकालेंगे तो S2 बराबर जो होगा 4/3/1। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखें तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 इधर आ जाएगा, है ना, 3 इधर आ जाएगा तो -1/3 आ जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी -8 सेंटीमीटर। अब -8 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, -8 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो रे जो है किधर जा रही है, इधर, और यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इधर कितना है 4/3, इसका थिकनेस कितना है 24 सेंटीमीटर। तो अब इमेज जो बनेगा वह इमेज किधर बनेगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा कि लेफ्ट साइड में, तो माइनस आया है तो इसका मतलब कि अब इमेज कहीं इधर बनेगा और इसके बीच की दूरी जो होगी वह 8 सेंटीमीटर होगी, इसलिए माइनस साइन। अब निगेटिव इंसिडेंट रे इधर है ना, लेकिन माइनस आया है तो शिफ्ट किधर होगा, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, मतलब शिफ्ट अब उधर चला जाएगा। नाउ अब जो है नेक्स्ट जो शिफ्ट है इससे निकाल लेते हैं, तो ये 54 है ना, तो S3 जो हम लिखेंगे, S3 इक्वल्स टू 54 इंटू 1 - 4/3 अपॉन 3/2। 1.5 को कितना लिख लिए, 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 54 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है, मतलब इस स्लैब की वजह से शिफ्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा। नाउ वी कंक्लूड दैट द नेट शिफ्ट, ये तो इंडिविजुअल शिफ्ट हैं, तो व्हाट इज द नेट शिफ्ट, तो S नेट जो है दैट इज विल बी इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड देयरफॉर S1 S2 S3 कैन बी रिटन एज, ये कितना आया है, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज -8 सेंटीमीटर एंड दिस इज -5 सेंटीमीटर -8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा -3, यानी कि ये टोटल आ जाएगा +3 सेंटीमीटर। दिस इज S नेट, मतलब नेट शिफ्ट जो होगा तीनों की वजह से वह 3 सेंटीमीटर क्या हो जा रहा है, शिफ्ट कर जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि यह कितना आया है, पॉजिटिव आया है। तो जरा अब देखें कि कितना ये मिरर है ना, यहां पर ऑब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, टोटल दूरी, एक्चुअल दूरी जो है कितनी है, एक्चुअल दूरी जो है कितनी है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितनी है एक्चुअल दूरी मिरर से और यहां तक, तो ये 45 और ये कितना 50, 20 70 हो जाएगा, 70 एंड 40 110, 110 और 120, 125, 129 एंड 133 कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वह कितना है 133। तो यहां पर लिख लेते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल या रियल डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ये कितना है 133 सेंटीमीटर, इतना ही है ना, 133 सेंटीमीटर। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कहीं गलती तो नहीं किए हैं कैलकुलेशन में। कितना है 45, यानी कि 40, 20 60, 50 110, 120 है ना,
5, 125, 129, 133, ठीक है। तो कितना आ गया 1। अच्छा, शिफ्ट की वजह से, लेकिन हम क्या लिखेंगे कि एपरेंट डिस्टेंस जो होगा ड्यू टू स्लैब्स, ड्यू टू कंपोजिट स्लैब्स वह कितना है। 33 में से 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 133 माइनस 3 इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर। कितना होगा 130 सेंटीमीटर। और मीडियम जो है यहाँ पर वह कितना है 4/3। तो यह दूरी जो है हम कितना ले लें 130 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन इन डायग्राम्स एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम, है ना। तो इस सिस्टम के द्वारा फाइनली इमेज जो बनेगा, अब देखो यहाँ से ये इधर गया तो कितना हुआ 130 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ जो है दिया हुआ है, क्या फोकल लेंथ दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ओ is placed at a 20 centimeter from the slab। इसका फोकल लेंथ तो दिया ही नहीं है, नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, कितना है 150 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो होगा वह कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो है कॉन्केव लेंस मिरर है तो -75 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो v बराबर लिख लेते हैं। v बराबर कितना होगा UF अपॉन U माइनस F। और ये कितना है U कितना है, U जो है वह कितना हो जाएगा 130 माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाई -75 अपॉन -130 प्लस 75। तो नीचे जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, नीचे जो होगी वह वैल्यू हो जाएगी, इसको ऐसे कर लेते हैं -130 मल्टीप्लाइड बाई -75 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25 एंड प्लस 30, दिस इज 55 विथ माइनस साइन, है ना। तो देखो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा दिस इज द आंसर, दिस विल बी द आंसर। इसको कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो स्लैब सिस्टम में और ये सब चीजें जो है हम एक तरह से क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आप जो है इस क्वेश्चन को जो है कैलकुलेट करके आएंगे। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. Where should a point object be placed if it is to image on itself? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप इसको करके आएंगे, फिर मिलते हैं हम लोग, तो क्रिटिकल एंगल वगैरह पे बात करेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।